ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा के लिए कितने फ़ंड्स चाहिए उसके बारे में मैं आपको डिटेल में आज डिस्क्राइब करने वाला हूं। और कौन से एविडेंस हो सकते हैं, कौन स्पॉन्सर कर सकता है, किस तरह से हम लोग फ़ंड्स दिखा सकते हैं, ये सभी बातें अपनी नॉलेज में रखिए। ये ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन है। इन चीज़ों को आप लोग घर बैठे प्रिपेयर कीजिए और प्रिपेयर करने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा के लिए फ़ाइल आप मुझसे या किसी भी एक अच्छे एजेंट से आप लगवा सकते हैं। लेकिन ये रिक्वायरमेंट सभी के लिए रहती हैं। इन रिक्वायरमेंट्स के बिना जो भी काम करते हैं वो इलीगल होते हैं। इन रिक्वायरमेंट्स को आप खुद पूरा कर सकते हैं। किसी एजेंट के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जस्ट ज़रूरत होगी एक अच्छी नॉलेज की, और नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, इस नॉलेज को लीजिए। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट में या मेरे से ऑफिस में आकर मिल सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फंडिंग के ऊपर। ये हमारी पूरी प्रेजेंटेशन है, हमारी पूरी वीडियो है। तो फंडिंग कैसे होनी चाहिए उस फंडिंग को मैं डिस्क्राइब करता हूँ। तो चलते हैं अपनी फंडिंग की ओर। चलिए इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि फ़ंड्स ऑस्ट्रेलिया के लिए किस तरह से स्टडी वीज़ा के लिए दिखाए जाने चाहिए। देखिए, फ़ंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहली चीज़ है कि आपको फ़ंड्स टू शो 1 साल के दिखाने हैं, और साथ में जो फैमिली इनकम है वो आपको 2, 3, 4 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स वो आपको दिखानी है। यानी कि दो चीज़ों को समझ लीजिए। अगर आप फंडिंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए तो आपको कितने फंड्स दिखाने होते हैं, जितना आपका 1 साल की ट्यूशन फीस है उसके अकॉर्डिंगली। और आपकी जो फैमिली इनकम हमने दिखानी है वो आपका अगर 2 ईयर्स का कोर्स है, 3 ईयर्स का कोर्स है या 4 ईयर्स का कोर्स है उसके अकॉर्डिंगली हमने दिखानी है। तो फंडिंग में दो चीज़ें हम लोग करेंगे, एक फंड्स टू शो और दूसरा है फैमिली इनकम को लेकर। अब फंड्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल फंड्स हमें कितने दिखाने हैं। एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैलकुलेट कर लें कि आपका बच्चा जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहा है उसकी 1 ईयर की जो ट्यूशन फीस है वो कितनी है। इसको आप लोग एक बार चेक कर लें, चाहे वो इंटरनेट से चेक कर लें, गूगल से चेक कर लें, और जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसकी वेबसाइट से चेक कर लें। मान लेते हैं कि 29,000 है अगर हुई AUD में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए। उसके बाद आप देखिए ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री का जो लिविंग एक्सपेंस है वो कितना है। ये ऑलमोस्ट फिक्स होता है, अब लास्ट ईयर से अब कुछ बढ़ चुका है। या 29710 AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर है इस टाइम पर, तो इसको आप अभी के लिए फिक्स रखें। इसके बाद जो आपका हेल्थ कवर है, ओवरसीज़ हेल्थ कवर जो होता है वो हमारा ऑलमोस्ट 1400 टू 1500 और 1800 तक मैक्सिमम रह सकता है। आप इसको 1400 मान के चलें, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स ये डिपेंड करेगा, बट अभी के लिए 1400 आप लगा सकते हैं AUD में। इसके बाद ट्रैवल एयर फेयर जो आपका है वो एवरेज हम लोग 2500 AUD में लगाते हैं। अब अगर इन चारों फैक्टर्स को ऐड कर लें तो जो टोटल कैलकुलेट कर कर आएगा, इतने फंड्स आपको दिखाने होते हैं। यानी कि ये नॉलेज आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, एक स्टूडेंट कैलकुलेट कर सकता है, आप पेरेंट्स घर बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी 1 साल की ट्यूशन फीस, उस कंट्री का लिविंग एक्सपेंस जो फिक्स है, ओवरसीज हेल्थ कवर और ट्रैवल। अब देखिए लिविंग एक्सपेंस फिक्स होता है तो आप लोग इसको ऐसे कैसे लगा सकते हैं। ट्यूशन फीस ऊपर या नीचे हो सकती है, डिपेंड करता है आपके कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की फीस के ऊपर, आपके कोर्स के ऊपर। और ओवरसीज हेल्थ कवर ऑलमोस्ट इतना ही रहता है, और ट्रैवल एयरफेयर भी ऑलमोस्ट इतना ही रहता है। इसको कैलकुलेट करके जितना अमाउंट आप लोग लेकर आएंगे उसी को ही हम लोग टोटल फंड्स बोलते हैं। यानी कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कितने फंड्स दिखाने हैं, ये हमारा फिगर हुआ। इसको आप लोग ऑस्ट्रेलियन को आप INR में कन्वर्ट कर लीजिए, तो जितना अमाउंट आएगा वो हमारा टोटल फंड्स टू शो होगा। यानी कि इतने फंड्स आपके अकाउंट में होने चाहिए, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया की फाइलिंग कर सकते हैं। अब आती है दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म ऑफ फंड्स। हम लोग फंड्स किस किस तरह से दिखा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फंड्स को दिखाने के लिए आप सेविंग अकाउंट हो सकता है, आपका सेविंग में पैसे पड़े हों वो दिखा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट है आपके पास, FD करी हुई हैं वो हम लोग दिखा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है वो दिखा सकते हैं। एजुकेशन लोन लेते हैं आप, वो दिखा सकते हैं। आप पर्सनल लोन लेते हैं वो दिखा सकते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप लेते हैं वो दिखा सकते हैं, बस होम लोन नहीं होना चाहिए। अनटिल अनलेस अगर आपका होम लोन होता है तो उस पर लिखा होना चाहिए कि ये लोन आप एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होते हैं, वो एग्रीकल्चर जो लिमिट है वो भी अलाउड नहीं होती है। अनटिल अनलेस अगर आप उस लिमिट के ऊपर ये लिखवा लें कि ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है तो उसको कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी आप लोग सेल करते हैं उसके एविडेंस के साथ आप वो भी एक फंड्स में दिखा सकते हैं।
देखिए, इनमें से आप लोग नॉलेज में रखिए कि आप लोग कुछ भी अगर आप दिखाते हैं इनमें से, तो वो आपका फॉर्म ऑफ फंड्स होगा। यानी कि इस तरह से हम लोग फंड्स दिखा सकते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो एफडीज हो, चाहे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट हो, या एजुकेशन लोन लिया जाए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया जाए, सिर्फ होम लोन या एग्रीकल्चर लिमिट अलाउड नहीं होगी, और या फिर सेल ऑफ प्रॉपर्टी हो। इनमें से अगर आप कुछ भी अरेंज कर सकते हैं तो आपका बच्चा ऑस्ट्रेलिया जा सकता है, ये आपके एविडेंस है। तो ये ऑलमोस्ट सभी के पास होते हैं, सिर्फ आपको नॉलेज होने की ज़रूरत पड़ती है कि फॉर्म ऑफ फंड्स में दिखाएं क्या। तो इनमें से कुछ भी दिखा सकते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपके पास जस्ट सेविंग में ही पैसे होने चाहिए। तो ये चीज़ें हैं हमारे फॉर्म ऑफ फंड्स। अब आती है दूसरी बात एविडेंस के ऊपर। अब देखिए, एविडेंस क्या हो सकती है। अगर आप सैलरी अकाउंट दिखाते हैं तो इसमें स्टेटमेंट 3 मंथ्स की लगेगी। अगर आप जॉब करते हैं, आपका सैलरी अकाउंट है, तो इसमें 3 मंथ्स की स्टेटमेंट आपकी चाहिए। साथ में बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए जिस पर लिखा होता है कि आपके पास टोटल इतना पैसा है, ये बैंक आपको देता है इस टाइम पर, इस करंट डेट में आपके पास टोटल अमाउंट इतना है, वो उसे बैलेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसके अलावा अगर एफडी कॉपी करते हैं तो वो साइंड होनी चाहिए, साइंड बाय बैंक। एफडी का बैलेंस सर्टिफिकेट भी आप दिखाएंगे। पोस्ट ऑफिस की अगर स्टेटमेंट है और साथ में सर्टिफिकेट है, ये भी आप दिखाएंगे। तो ये हमारे एविडेंस होंगे जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने बच्चे के लिए फाइलिंग करेंगे। इसके अलावा मैं बात करता हूँ लोन को लेकर। अब लोन अगर आप सेंशन करते हैं जीटी के टाइम पर, अब जीएसटी इसको बोला गया है, तो जीएसटी एक टाइप का इंटरव्यू होता है जो स्टूडेंट की जेन्युइनिटी को टेस्ट करता है। उसको टेस्ट करने के लिए हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज एक इंटरव्यू लेते हैं बच्चे से उसके फाइनेंशियल्स के बारे में पूछते हैं, बच्चे से उसके कोर्स के बारे में पूछते हैं। तो उस टाइम पर आपके पास एक सेंशन लेटर जरूर होना चाहिए। चाहे वो पैसा अभी आया है या नहीं आया है, लेकिन आपके पास सेंशन लेटर जरूर होना चाहिए जब आपके बच्चे का जीएसटी चल रहा है, यानी कि इंटरव्यू चल रहा है। इसके अलावा पैसा अगर डिसबर्स हो जाता है तो डिसबर्सन लेटर भी चाहिए हमें, जिसके अंदर से आप फी पेमेंट करेंगे। अब ये डिसबर्सन लेटर चाहे आपका लैप हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का हो या स्टडी लोन का हो, वो भी चल जाएगा। स्टडी लोन होगा या लैप होगा तो आपको बैंक डिसबर्सन लेटर देगा कि आपका पैसा क्रेडिट होकर अब आपके बैंक में खाते में आ चुका है और इतना बैलेंस है आपके पास। तो एक लेटर हमें चाहिए होगा, सेंशन लेटर भी चाहिए, डिसबर्समेंट लेटर भी चाहिए। इसके अलावा हम लोग देखते हैं अगर सेल ऑफ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। देखिए, अगर आप सेल ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं तो हमें जुडिशियल पेपर पर रजिस्ट्री मेंशन होनी चाहिए, एक जुडिशियल पेपर। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। सिंपली आप लोग लिखवा लेंगे ऐसा नहीं होता है, जुडिशियल पेपर पर रजिस्ट्री मेंशन होनी चाहिए और कितना अमाउंट मेंशन हुआ है उस वही काउंट होगा। मान लेते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी को सेल करते हैं और आप लोगों की 1 करोड़ की वैल्यू है, लेकिन आप लोग जो जुडिशियल पेपर पर आप रजिस्ट्री मेंशन करते हैं उसमें जस्ट 20 लाख का अमाउंट लिखा हुआ है, तो 20 लाख ही काउंट होगा। ये काउंट नहीं होगा कि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को सेल किया है या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को लिया है, ये मेंशन नहीं होगा। आपका जो कंसीडर होगा उतना ही अमाउंट जितना अमाउंट आपके उसमें रजिस्ट्री के अंदर मेंशन होगा। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं स्पॉन्सर के ऊपर। देखिए, अब बात आती है कि कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है। तो स्पॉन्सर आपके जो रियल पेरेंट्स हैं, रियल रिलेशन में जो भी हैं वो सभी कर सकते हैं। इसमें आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आ सकते हैं, आपके सिबलिंग्स, आपके ब्रदर सिस्टर आ सकते हैं आपके। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी में अंकल आ सकते हैं, आंटी आ सकती हैं। अंकल आंटी में चाहे आप फादर की साइड से लगा दें या फिर मदर की साइड से लगा दें, दोनों ही आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर ना बनाएं, मैक्सिमम 3 स्पॉन्सर्स सफिशेंट है। और क्योंकि इसमें काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस हो जाती है, अगर ज़्यादा स्पॉन्सर दिखाते हैं वीज़ा आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और 3 स्पॉन्सर दिखाएं और मैक्सिमम पार्ट जो सा है वो उसके मेन जो स्पॉन्सर है, जो उसके रियल पेरेंट्स की बात कर रहे हैं या उसके रियल सिबलिंग की बात करें, वही कवर करें। इसके अलावा जो दूसरे स्पॉन्सर है वो 30% पार्ट को कवर करें। तो ये स्पॉन्सर हो सकते हैं कि इनका पैसा भी हम लोग दिखा सकते हैं। इसके अलावा फैमिली इनकम की जब बात आती है, फैमिली इनकम में अगर आपका देखिए बिजनेस है तो हमें बिजनेस रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। बिजनेस रिलेटेड बिजनेस की आईटीआर होनी चाहिए। बिजनेस के आईटीआर के साथ उसका कंपटीशन फाइल आप लोग हमें देंगे। ये दोनों ही काम सीए से आप लोग करवाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो आईटीआर उसके साथ कंपटीशन लगा कर देता है। इसके अलावा आपका जो बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन प्रूफ चाहिए, आपका बिजनेस का ही पैन कार्ड चाहिए और रिलेशनशिप प्रूफ। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है या जैसे भी है तो उसका भी एक हमें प्रूफ चाहिए। और इसके अलावा अगर आप सैलरी लेते हैं यानी कि आप जॉब करते हैं, तो जॉब करते हुए अगर कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उनके पास फॉर्म 16 होता है, तो फॉर्म 16 चल जाएगा। आईटीआर अगर नहीं भी है, फॉर्म 16 है तो उससे भी चल सकता है। आईटीआर है, आईटीआर भी देनी पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट उसकी चाहिए,
आईटीआर साथ में चाहिए, कंपटीशन चाहिए और पैन चाहिए। ये हमारा जो जो लोग जॉब करते हैं उनके ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं। अब एग्रीकल्चरिस्ट है यानी कि खेती करते हैं, तो खेती के लिए हमें क्या क्या चाहिए? खेती के लिए उनकी फ़र्द चाहिए, यानी कि लैंड होल्डिंग जिसे बोलते हैं हम लोग, फ़र्द होती है जो हमारी, वो चाहिए एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, ट्रांसलेशन कॉपी में चाहिए। और इसके अलावा जो आपका पैसा आता है खेती में, जो भी फसल होती है उसको बेचने के बाद जब आपके पास पैसा आता है उसका, तो उसके लिए जे फॉर्म क्रिएट होते हैं, तो वो जे फॉर्म चाहिए हमें। इसके अलावा आईटीआर, और या फिर अगर आपने कोई ज़मीन खेती जो है वो आपने रेंट पर लेकर अगर आपने यूज़ कर रहे हैं तो उसका लीज एग्रीमेंट होगा, वो लीज एग्रीमेंट चाहिए। तो ये एक प्रॉपर मैंने आपको बताया इस चार्ट के जरिए कि हमें क्या क्या फंडिंग सोर्स चाहिए, कितनी फंडिंग चाहिए, उस चीज़ को आप खुद अब देख सकते हैं। फॉर्म ऑफ फंड्स क्या होंगे, किस किस तरह से हम लोग फंड दिखा सकते हैं, वो मैंने बताया। इसके अलावा क्या क्या एविडेंस हो सकते हैं वो मैंने बताया। प्रॉपर्टी जब सेल करते हैं तो उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो चीज़ मैंने बताई। कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है आपके इस एजुकेशन फीस को, वो मैंने बताया। इसके अलावा अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सैलरी लेते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आप खेती करते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सभी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बताई हैं। स्टिल अगर कोई भी बात रह जाती है तो आप मेरे से आकर मिल सकते हैं, मेरे से आप इसकी नॉलेज ले सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कीजिए, और रेडी होने के बाद आपके बच्चे को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या किसी भी कंट्री में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और लीगल ऑथेंटिक वे से जाएंगे और कम से कम पैसे में जाएंगे, जेन्युइन तरीके से जाएंगे। कोई आपसे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता है, कोई आपका पैकेज नहीं कर सकता है, कोई आपका बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। यही फॉर्म ऑफ फंड्स हैं, यही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, इसी के जरिए फाइलिंग लगती है। कुछ भी फेक ना लगाएं, जस्ट 3 से 4 महीने 5 महीने वर्कआउट करें और ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं। बिलीव मी, वो कैसे रेडी होते हैं वो आपको पता है, या आप आकर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।